partner. He has excellent concept base. He plays many roles during your preparation. Sometimes he दोस्तों, आप में से कितने लोगों को स्टीम टेबल देखना नहीं आता है? सबको आता है स्टीम टेबल देखना? मेरे भाई, स्टीम टेबल को देखने के लिए बस दो आंखें चाहिए, सही आंख होनी चाहिए। ठीक है? इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। स्टीम टेबल देखना सीखने की कोई कोई तरीका नहीं है। जब हम कहते हैं कि हमको स्टीम टेबल देखना नहीं आता, तो बेसिकली हमको ये पता ही नहीं होता कि स्टीम टेबल है क्या। अगर हमको ये मालूम हो स्टीम टेबल क्या है, तो हम आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीम टेबल डायरेक्टली यूज करने की चीज है। कल हमने आइडियल गैस के बारे में कुछ इक्वेशंस देखा था। क्या आ, क्या यूज था उन इक्वेशंस का? उन इक्वेशंस को यूज करके हम आइडियल गैस की प्रॉपर्टी को फाइंड आउट कर सकते थे, राइट? लेकिन अगर सब्सटेंस आइडियल गैस ना हो, तो उसकी प्रॉपर्टी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वो प्रॉपर्टी मेरे को स्टीम टेबल में दी होती है। तो दोस्तों, स्टीम टेबल से हम किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन स्टीम टेबल को हम हाथ में लें, उससे पहले हमारे पास में होनी चाहिए दो इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दो इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दो इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी जब होगी, तभी मैं बाकी प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर पाऊंगा। अब इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले अपन उसको ये समझ लें। इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, या if it is possible if it is possible to change one property while keeping other property constant, these two properties these two properties are independent. यदि आप एक प्रॉपर्टी को कांस्टेंट रखते हुए दूसरी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो, तो ये दोनों प्रॉपर्टी क्या होंगी? एक प्रॉपर्टी को कांस्टेंट, किसी भी तरीके से अगर आपने एक प्रॉपर्टी को कांस्टेंट रखते हुए दूसरी प्रॉपर्टी को चेंज कर लिया, तो इसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, राइट? या हम ये कह सकते हैं कि डिपेंडेंट प्रॉपर्टी क्या होगी? डिपेंडेंट प्रॉपर्टी क्या होगी कि एनी चेंज इन प्रॉपर्टी एक्स will necessarily cause change in y, then x and y are dependent properties. Dependent properties.
ठीक है बच्चों, तो चलो अपन पहले आइडियल गैस के एग्जांपल से समझते हैं। आइडियल गैस के एग्जांपल से हम समझते हैं। आइडियल गैस के लिए प्रेशर एंड वॉल्यूम, क्या लगता है आपको कौन सी प्रॉपर्टी है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? क्या प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम को चेंज किया जा सकता है, या वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर को चेंज किया जा सकता है? यस नो? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? भाई ये एक चैम्बर है, इसके अंदर गैस फिल है, ठीक है, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? पीवी इज इक्वल्स टू आर टी। पीवी इज इक्वल्स टू आर टी। अगर मैं इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर मैं इसका टेम्परेचर राइज कर रहा हूं तो प्रेशर बढ़ रहा है, यानी कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए मैं प्रेशर को बढ़ा सकता हूं। तो प्रेशर और वॉल्यूम क्या हुआ? प्रेशर और वॉल्यूम क्या हुआ? इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर क्यों डिपेंडेंट होगा? क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। इंटरनल एनर्जी इज सीवी इंटू टी। सो एनी चेंज इन टेम्परेचर विल नेसेसरली कॉज इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब ये संभव ही नहीं है कि मैं टेम्परेचर चेंज करूं और इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहे आइडियल गैस के केस में। तो आइडियल गैस के केस में यू और टी जो है वो क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, अब कभी भी अगर आपको सिस्टम का की सारी प्रॉपर्टी पता करनी है तो उसकी दो प्रॉपर्टी मेरे को कम से कम मालूम होनी चाहिए। दो कौन सी प्रॉपर्टी? दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। बेटा अगर मैं मान लो आपको गैस का प्रेशर और वॉल्यूम दे देता हूं, क्या मैं आपको गैस का प्रेशर और वॉल्यूम दे देता हूं, क्या आप मेरे को गैस का टेम्परेचर बता सकते हो? V जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है। फॉर्मूला क्या है, क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? पी वी बाई एम इक्वल टू आर टी। तो वी बाई एम को हम क्या कहते हैं? व्हाट इज वी बाई एम? स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो पीवी इक्वल टू आर टी। तो अगर मैं किसी गैस के लिए आपको प्रेशर और वॉल्यूम बता देता हूं तो क्या आप मेरे को टेम्परेचर बता सकते हो? यस नो? भाई प्रेशर और वॉल्यूम मालूम चल गया तो पीवी इक्वल टू आर टी से टेम्परेचर मिल जाएगा मेरे को, राइट? इसका इंटरनल एनर्जी निकालना है, आप निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा? U इक्वल टू सी वी इंटू टी। टेम्परेचर मालूम चल गया तो इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी सब निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? मैं आपको एंथैल्पी और टेम्परेचर दे देता हूं और आपसे प्रेशर पूछता हूं, नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको दो प्रॉपर्टी दी ही नहीं है, आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टी दी है। क्योंकि अगर टेम्परेचर आपको दिया है तो एच तो आपको पता ही है ना, सीपी इंटू टी होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको, यदि आपको सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करना है, सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करना है तो दो प्रॉपर्टी आपको इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। इज इट क्लियर? तो स्टीम टेबल मेरे को क्या बताता है? स्टीम टेबल मेरे को क्या बताता है? स्टीम टेबल मेरे को स्टीम की प्रॉपर्टी देता है। कब देगा प्रॉपर्टी? जब मेरे हाथ में दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होगी। आई बात समझ में बच्चों? तो स्टीम टेबल को मैं क्यों यूज करूंगा? जब मेरे को सिस्टम की प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी होगी, और स्टीम टेबल को हाथ में उठाने से पहले मेरे हाथ में क्या होना चाहिए? मेरे हाथ में दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फिर बाकी काम अपन स्टीम टेबल को देख के कर सकते हैं। इज दैट क्लियर दोस्तों? स्टीम टेबल में, अच्छा चलिए स्टीम टेबल से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी अपन डिस्कस कर लेते हैं। सैचुरेशन प्रेशर,
if temperature is constant and pressure decreases, the pressure at which liquid start vaporizing is known as saturation, pressure corresponding to that constant टेम्परेचर। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। दूसरा टर्म होता है सैचुरेशन टेम्परेचर। इफ द प्रेशर remain constant and temperature changes, the temperature at which vaporization starts is known as saturation temperature corresponding to the pressure, corresponding to the pressure। latent heat of vaporization, latent heat of vaporization HFG, HFG is the amount of heat required to convert 1 kg of saturated water in 1 kg of saturated vapor, 1 kg of saturated vapor। चलिए, जो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। बाकी आप लोग पीके नाग का चैप्टर नंबर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, हो जाएगा। कौन सा क्या क्या नोट करना है? लेटेंट हीट समझ लो, समझ लेंगे अभी अपन उसको। चलो, इसका आप लोग पीके नाग का चैप्टर नंबर प्योर सब्सटेंस यूनिट नंबर 9 पढ़ेंगे आप लोग। पीके नाग का यूनिट नंबर 9 पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। मैं पूरी थ्योरी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है सिर्फ उसको डिस्कस कर रहा हूँ, और स्टीम टेबल को कैसे अपने को यूज करना है वो अपन डिस्कस करेंगे। थ्योरी पूरी पढ़ने के लिए आप लोग चैप्टर नंबर 9 जो है वो रीड मारेंगे। कोई दिक्कत होती है तो वो आप मेरे से आके डिस्कस करेंगे, अंडरलाइन कर लेना। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसको आके मेरे से डिस्कस कर लेना। ये चैप्टर आपको पढ़ना है थ्योरी का ना, यूनिट नंबर 9, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। चलिए, अब
हम ये जो टर्म लिखे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर लिया है और दूसरी एक्सिस पे है एंट्रोपी, राइट। वाटर हमने कंसीडर किया जिसका प्रेशर था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वन बार, हाँ 1 बार, 1 एटमॉस्फेरिक, 1 बार आप मान लो 1 बार प्रेशर है। यहां पे मेरे पास वाटर है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को जब हम हीट सप्लाई करेंगे, वाटर के ऊपर प्रेशर कितना है 1 atm। इस पे ऊपर जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो इस वाटर पर क्या असर पड़ेगा? वेपोराइजेशन चालू हो जाएगा। वेपोराइजेशन नहीं चालू होगा बेटा, जब मैं इसको हीट सप्लाई करूंगा तो इसका टेम्परेचर राइज होगा, होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। कब तक होता जाएगा? जब ये प्रेशर लाइन जो है वो मैंने 1 atm की ड्रॉ करी है। 1 atm के करस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन टेम्परेचर होता है दैट इज ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पानी को जब अपन 20 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट करना चालू किए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान बढ़ेगा। यानी कि जो हीट अपन ने दी उसको हम कहेंगे सेंसिबल हीट। 20 से लेके 100 तक ये सेंसिबल हीट है। सेंसिबल हीट का मतलब वो हीट जो टेम्परेचर को चेंज कर रही है, बढ़ा रही है या घटा रही है। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब अपन पहुंच गए, इसके बाद अगर अपन हीट को सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर राइज नहीं होगा। ये टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। देखो एंट्रोपी का बढ़ना इंडिकेट करता है कि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद मैं हीट सप्लाई कंटिन्यू करता हूं तो क्या होगा? तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, तो हीट कहां गई? वो हीट ने काम करना शुरू किया अब लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने का। अब जब तक लिक्विड यहां प्रेजेंट रहेगा तब तक टेम्परेचर राइज नहीं होगा। इसके बाद भी अगर मैं फर्दर हीटिंग करता हूं, जब पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये अब टेम्परेचर राइज शुरू हो जाएगा। प्रेशर हमने क्या किया? प्रेशर को चेंज किया। प्रेशर को हमने चेंज किया। प्रेशर कितना था? 1 atm। राइट बच्चों, क्लियर हुआ ये? अब 1 atm प्रेशर के करस्पॉन्डिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका सैचुरेशन टेम्परेचर कहलाएगा। पानी का सैचुरेशन टेम्परेचर कितना होता है? कितना होता है? नहीं बेटा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के करस्पॉन्डिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अपन हम लोग किताब में पढ़ते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हम भी जब पानी को बॉयल करते हैं तो पानी के ऊपर कितना प्रेशर रहता है? 1 atm का प्रेशर रहता है। इस कारण पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। लेकिन अगर तुम पहाड़ पे चले जाओगे तो वहां पे चाय बना के लोग घट से पी जाते हैं, इसलिए नहीं कि वहां ठंड के कारण चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। क्या होता होगा सोचो? वहां पे प्रेशर कम हो जाता है जिसकी वजह से बॉइलिंग जो है वो कम टेम्परेचर पे शुरू हो जाती है। वहां पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट मेरे को 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो वहां पे पानी कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा। तो अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए वाटर को हीट करता हूं, लिक्विड वाटर को हीट करता हूं, तो वो टेम्परेचर जहां पे उसका फेस चेंज चालू होगा उसको अपन क्या कहेंगे? उस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर। तो अगर आप प्रेशर चेंज कर दोगे तो सैचुरेशन टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। राइट, चलिए तो दोस्तों अपन क्या करते हैं,
ये टीएस डायग्राम है, ये लाइन 1 2 3 क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये लाइन 1 2 3 क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है कांस्टेंट प्रेशर, राइट। यहां पे प्रेशर P1 है, यहां पे प्रेशर P2 है और यहां पे प्रेशर P3 है, राइट। अब क्या रिलेशन है P1 P2 और P3 के बीच में? डू यू नो? नहीं, P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। जैसे जैसे अच्छा, P1 के करस्पॉन्डिंग अगर मेरे को सैचुरेशन टेम्परेचर निकालना है तो कैसे निकलेगा? P1 के करस्पॉन्डिंग ये जो टेम्परेचर है जहां पे फेज चेंज स्टार्ट हुआ वो सैचुरेशन टेम्परेचर होगा, राइट। चलिए, दोस्तों ये जो टीएस डायग्राम का ये कौन सा कर्व है? ये टीएस डायग्राम का जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं हीट सप्लाई। तो जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, ये टीएस डायग्राम का जो एरिया है उसको हम कहते हैं हीट सप्लाई। जैसे जैसे आप प्रेशर, अच्छा ये जो यहां पे जो मैंने एरिया ड्रॉ किया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हीट सप्लाई तो कर रहा है, पर इसको हम और क्या कहेंगे? कौन सी हीट है ये? दैट इज लेटेंट हीट। क्या होती है लेटेंट हीट? 1 kg सैचुरेटेड वाटर को 1 kg सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए वो लेटेंट हीट हुई। तो ये जो एरिया रिप्रेजेंट मैंने किया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? बच्चों, तो ये डायग्राम से आप क्या बेसिक कंक्लूजन निकाल सकते हो? बढ़ते जा रहा है, बढ़ते नहीं जा रहा है एरिया। अगर तू देख, अगर तू यहां से मैं एक लाइन क्रॉस कर रहा हूं, ठीक है, मान ली ये प्रेशर है P डैश, तो P डैश के अबाउट रिलेटेड कितना है? क्योंकि यहां पे तो एरिया अंडर द कर्व 0 आ रहा है, तो इसका मतलब जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कम हो रहा है, राइट। और क्या कंक्लूजन? सही कंक्लूजन है, जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसको हम स्टीम टेबल में HFG से रिप्रेजेंट करते हैं, वो वैल्यू कम होती जा रही है। और क्या चीज समझ में आ रही है? जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो सैचुरेशन टेम्परेचर, क्या प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो सैचुरेशन टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइट। तो अगर आप बॉयलर में वाटर को हीट कर रहे हो जहां पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, तो वहां पे आपको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी वाटर लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो तो सैचुरेशन टेम्परेचर बढ़ रहा है। सैचुरेशन टेम्परेचर वो होता है जिस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग फेज चेंज शुरू होता है, राइट। कल की क्लास में अपन ने डिस्कस किया था। अब अगर अपन देखें तो यहां पे अपने को कौन कौन से स्टेट मिल रहे हैं वाटर के? 1 पे क्या स्टेट है? लिक्विड नहीं, इसको हम कहते हैं सब कूल्ड लिक्विड। सब कूल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि सैचुरेटेड लिक्विड से इसका टेम्परेचर कम है। 2 को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड वेपर। 3 को हम क्या कहेंगे? वेट स्टीम, विच इज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर। 4 पे सैचुरेटेड वेपर और 5 पे मेरे को क्या मिल रहा है? सुपर हीटेड स्टीम। इज इट क्लियर? चलिए, अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, फिर सीधा अपन प्रॉब्लम पे जाएंगे।
ये 1 एटीएम की लाइन है, प्रेशर मैंने 1 एटमॉस्फेरिक रखा है और 1 एटमॉस्फेरिक के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, अब जो मैं पूछ रहा हूं उसका सावधानी पूर्वक जवाब देना। सिस्टम को हम किसी भी प्रॉपर्टी के कोऑर्डिनेट में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको एक पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना। चलो अब ये मेरे को बताओ कि मेरा सिस्टम जो है उसका प्रेशर 1 एटीएम है, प्रेशर 1 एटीएम है और टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या तुम सिस्टम को इस डायग्राम पे लोकेट कर सकते हो? कैसे, कहां पे होगा? सब कूल्ड में होगा, सिंपल है। ये 1 एटीएम की लाइन है ना। यहां से मैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड की लाइन खींचूंगा, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा मेरे को अपना पॉइंट मिल गया, करेक्ट है। तो यहां पे प्रेशर और टेम्परेचर मैंने बताया तो मेरा काम हो गया। चलो अब प्रेशर मैं आपको बता रहा हूं 1 एटीएम और टेम्परेचर बता रहा हूं 140 डिग्री सेंटीग्रेड। कैन यू लोकेट द पॉइंट? कहां पे होगा पॉइंट? कहां पे होगा? हाँ हाँ, ये 100 डिग्री की लाइन है, 140 की लाइन यहां से जाएगी, यहां पे कहीं आएगा, मेरे को मिल गया मेरा पॉइंट। चलो वेरी गुड। प्रेशर 1 एटीएम एंड टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मिल गया पॉइंट? मिल गया। कहां मिला बेटा? हाँ 100 डिग्री और 1 एटीएम। कहां मिला? कहां मिला? कहां मिला? नहीं मिला। मिला क्या? कहां मिला? ये पॉइंट यहां पे भी 1 एटीएम 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहां पे भी 1 एटीएम 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहां पे भी 1 एटीएम 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहां पे भी 1 एटीएम 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। कहां है पॉइंट मेरा? जब मैं 1 एटीएम और 50 डिग्री सेंटीग्रेड बोला था तो मेरे को ये पॉइंट मिल गया था। आ रही है बात समझ में? जब मैंने 1 एटीएम 140 डिग्री सेंटीग्रेड बोला था तो ये पॉइंट मिल गया था। लेकिन जब मैं 1 एटीएम 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहा हूं तो मिला क्या मेरे को मेरा पॉइंट? मिला क्या मेरे को मेरा पॉइंट? तो मैंने आपको कहा था कि दो प्रॉपर्टी जब आपको दे दी जाती है तो आप सिस्टम के स्टेट को फाइंड कर सकते हो। तो मैंने आपको प्रेशर दिया 1 एटीएम और टेम्परेचर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर आप क्यों नहीं कर पाए? कौन सी प्रोसेस है? इसलिए नहीं कर पाए बच्चे क्योंकि अगर 1 एटीएम मैं बोल रहा हूं तो 1 एटीएम के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहां पे वेपर डोम के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी बन जाती है। प्रेशर डोम के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी बन जाती है। तो ये बेसिकली वेपर डोम के अंदर ये दो प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक सिंगल प्रॉपर्टी बन गई। अगर मैं आपको बोलूं कि प्रेशर वेपर डोम के अंदर है और प्रेशर 1 एटीएम है तो टेम्परेचर क्या होगा? कितना होगा? 1 एटीएम कितना होगा? स्टीम टेबल खोलो, 1 एटीएम के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर देखो, यू विल गेट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आ रही है? अगर वेपर डोम के अंदर है तो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा सिस्टम वेपर डोम के अंदर है तो मैंने आपको प्रेशर बताया तो टेम्परेचर मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर जो है वो उसके करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर ही होगा, वो कोई और इंडिपेंडेंट टेम्परेचर नहीं हो सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो यहां पे अगर वेपर डोम के बाहर है तो 1 एटीएम प्रेशर पे टेम्परेचर क्या होगा? वेपर डोम के बाहर 100 डिग्री ज्यादा, 110 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकता है। प्रेशर 1 एटीएम रखते हुए मैं टेम्परेचर को चेंज कर सकता हूं कि नहीं? लेकिन वेपर डोम के अंदर अगर प्रेशर 1 एटीएम है तो टेम्परेचर सिर्फ एक होगा, दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रेशर है टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है वाटर के लिए या इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी? वेपर डोम के अंदर इंडिपेंडेंट, सॉरी
डिपेंडेंट है, इसके बाहर इंडिपेंडेंट है। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी। तो वेपर डोम के अंदर अगर मेरे को जब स्टीम की प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी होती है तो वहां पे हम एक दूसरी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन x, dryness fraction x is defined as mass of vapor divided by mass of vapor plus mass of liquid। अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है फॉर सैचुरेटेड वेपर, सॉरी फॉर सैचुरेटेड लिक्विड, अगर सैचुरेटेड लिक्विड है तो x का वैल्यू क्या होगा? सैचुरेटेड लिक्विड यहां पे है तो यहां पे मेरे पास 100% लिक्विड है तो x का वैल्यू क्या होगा? 0। फॉर सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड वेपर में पहुंचा तो ये x, ये पॉइंट कहां पे आ गया? यहां पे आया तो x का वैल्यू क्या मिला मेरे को? 1। दोस्तों ड्राइनेस फ्रैक्शन का एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ वेपर डोम के अंदर होता है। ड्राइनेस फ्रैक्शन का एग्जिस्टेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेपर डोम के अंदर होता है। x की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगी। अगर 0 है तो लिक्विड है, 1 है तो 0.5 है तो हाँ तो वेट स्टीम है, यानी कि लिक्विड और वेपर उसमें दोनों प्रेजेंट है ना। और 1.1 है तो 1.1 है तो बेसिकली उसका कोई मतलब नहीं है, पर नॉर्मली बहुत सारी किताब में लिख देता है 1.1 है तो वो सुपर हीटेड है, पर दैट इज वो कोई मतलब नहीं है। x जो है वो सिर्फ 0 से 1 के बीच में ही डिफाइन है, यानी कि x का जो एग्जिस्टेंस है वो तभी तक है जब तक प्रेशर और टेम्परेचर एक सेम प्रॉपर्टी की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी कि ये पॉइंट से लेके 0.1 से लेके 0.2 तक ही x का एग्जिस्टेंस है। 1.1 इस फॉर्मूले से नहीं हो सकता, इस फॉर्मूले से नहीं हो सकता, इस फॉर्मूले से नहीं हो सकता, लेकिन अभी आगे अपन कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो 1.1 भी आता है। वो तुम्हारा जो खुरमी और रतन की किताब जो तुम लोग पढ़ते हो उसमें x इक्वल टू 1.1 भी निकालता है, वो आ सकता है, क्या बताऊंगा कैसे आएगा, पर अपने को जाना नहीं। x इक्वल टू 1.1 आ रहा है, बेसिकली दैट इज इन द सुपर हीटेड रीजन। सुपर हीटेड रीजन के लिए अगर आप इक्वेशन लगा के x कैलकुलेट करोगे किसी और प्रॉपर्टी से तो वो 1.1 आ सकता है, उसका लेकिन कोई मतलब नहीं है, वो नॉन सिग्निफिकेंस है। चलो अब स्टीम टेबल जब आप देखते हो बच्चे, स्टीम टेबल जब आप देखते हो तो स्टीम टेबल आपको दो टाइप की मिलती है, एक सैचुरेटेड वाटर के लिए और एक सुपर हीटेड वाटर के लिए। दिख रहा है? ये जो स्टीम टेबल है ये सैचुरेटेड वाटर के लिए स्टीम टेबल है। इस स्टीम टेबल का इस्तेमाल करूंगा मैं, इसका इस्तेमाल मैं करूंगा 1 से 2 के बीच में वाटर की प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए। दिस टेबल विल बी यूज, ये टेबल जो सैचुरेटेड वाटर की टेबल है, इस टेबल का इस्तेमाल हम करेंगे टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टी ऑफ, फाइंड आउट द प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेटेड वाटर, सैचुरेटेड वेपर एंड वेट स्टीम, एंड वेट स्टीम। बच्चों इधर देखो,
अब यहां पे क्या क्या चीजें दी हुई हैं वो अपन देख लेते हैं। ये जो टेबल है वो सैचुरेटेड वाटर की है, और ये टेबल जो है वो टेम्परेचर बेस्ड है। टेम्परेचर बेस्ड है यानी कि पहले कॉलम में जो वैल्यूज दी हैं वो टेम्परेचर की दी हैं। तो यहां पे मेरे को टेम्परेचर लिखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग मेरे को एक प्रेशर दिया हुआ है। जीरो डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग मेरे को यहां पे एक प्रेशर लिखा हुआ है। यहां पे मेरे को एक प्रेशर दिया हुआ है, ये 0.00611। व्हाट इज दिस? 0.0661 is the saturation pressure corresponding to 0 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट है। अगर मान लो कि आपके पास में वाटर है जो कि वेट स्टीम है, वेट स्टीम है, और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आपके पास वेट स्टीम है, वेट स्टीम मतलब जिसमें लिक्विड और वेपर दोनों प्रेजेंट हो, तो क्या आप मेरे को उसका प्रेशर बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। उसका प्रेशर मेरे भाई 00611 होगा। हाँ तो भैया लिक्विड और वेपर है, लिक्विड और वेपर है, ये देख लिक्विड और वेपर का जब मिक्सचर है, राइट, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अबाउट सैचुरेशन प्रेशर कितना हुआ? 1 atm। तो अगर वेपर डोम के अंदर है, वेपर डोम के अंदर है, तो इसका टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका प्रेशर नेसेसरली 1 atm होगा। वेपर डोम के बाहर है तो फिर प्रेशर और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी हो जाती है। तो प्रेशर देख के मैं टेम्परेचर या टेम्परेचर देख के प्रेशर नहीं बता सकता। बात समझ में आई? इधर देखो, फिर से अपन देख लेते हैं। मान लो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और वाटर लिक्विड और वेपर के मिक्सचर में प्रेजेंट है, तो नेसेसरली प्रेशर जो होगा वो 0.008 बार होगा। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? तो ये जो टेबल है, ये टेबल है सैचुरेटेड वाटर और सैचुरेटेड स्टीम की। इसमें पहला कॉलम जो है वो टेम्परेचर का है, और सेकंड कॉलम जो है उसमें इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन प्रेशर दिया हुआ है। एक दूसरी टेबल होती है, वो सेम ऐसी ही टेबल होती है, लेकिन उसमें चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? फर्स्ट और सेकंड कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। वो प्रेशर बेस्ड टेबल होती है। पहला टर्म जो होता है वो प्रेशर का होता है, दूसरा टर्म जो होता है वो उसके करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर होता है। अब ये वैल्यू मेरे को दिया हुआ है वीएफ। ये वीएफ क्या चीज है? स्पेसिफिक वॉल्यूम है। वी मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम है। काहे की स्पेसिफिक वॉल्यूम है? ये मेरे को स्पेसिफिक वॉल्यूम दी हुई है, इधर देखो, ये मेरे को स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड लिक्विड का, राइट। अगर मैं वीजी देख रहा हूं तो ये मेरे को दिया हुआ है सैचुरेटेड वेपर का। इज दैट क्लियर? और ये टेबल जो हम यूज कर रहे हैं उससे हम किसकी प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं? कहां से कहां तक की? 1 से लेकर 2 तक के किसी भी पॉइंट की प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। जितना मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई दिक्कत? नहीं नहीं, वेपर डोम के बाहर की नहीं निकाल सकते। 1 से 2 तक की प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें 1 से 2 तक की प्रॉपर्टी दी कहां है? इसमें तो 1 की प्रॉपर्टी दी है और 2 की प्रॉपर्टी दी है। हाँ, 1 की प्रॉपर्टी दी है और 2 की प्रॉपर्टी दी है। इसके बीच की प्रॉपर्टी निकालने के लिए आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन। इज दैट क्लियर? अब ड्राइनेस फ्रैक्शन से कैसे निकालेंगे प्रॉपर्टी? दैट इज से x इक्वल टू एक्स एफ प्लस, या x मत लिखो, इसको अपन क्या करें, क्या टर्म्स,
के इक्वल टू के एफ प्लस एक्स टाइम के एफ जी। अब ये के क्या हो सकता है? दिस के कुड बी स्पेसिफिक वॉल्यूम V, it could be internal energy U, it could be enthalpy H, and it could be entropy S. आ जाओ, देखो मेरे को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सैचुरेटेड लिक्विड का एंथैल्पी चाहिए, कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सैचुरेटेड लिक्विड का एंथैल्पी चाहिए मेरे को, कितना है? 0। करेक्ट है। सैचुरेटेड लिक्विड जब मैं बोल रहा हूं, मैं क्या बोला? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सैचुरेटेड लिक्विड का मेरे को क्या चाहिए? एंथैल्पी चाहिए। मैंने आपको बोला कि स्टीम टेबल आप तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब आपके पास दो इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी, क्योंकि इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रेशर, टेम्परेचर, एंथैल्पी, एंथैल्पी। लेकिन यहां पे क्या दिया है? स्पेसिफिक एंथैल्पी इज एंट्रोपी। लेकिन यहां पे क्या दिया है? तो स्टीम टेबल पे जितनी भी प्रॉपर्टी दी है वो सारी की सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, राइट? तो स्टीम टेबल को यूज करने के लिए आपके पास में दो इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी आप स्टीम टेबल को यूज कर सकते हो। क्लियर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सैचुरेटेड लिक्विड का एंथैल्पी बताओ। सेंटीग्रेड पे सैचुरेटेड लिक्विड का एंथैल्पी बताओ। 0 होगा। तो मैंने तो आपको एक ही प्रॉपर्टी दिया, आपने कैसे बता दिया? नहीं, एक प्रॉपर्टी नहीं, आपके पास दो प्रॉपर्टी थी, क्योंकि मैंने सैचुरेटेड लिक्विड शब्द का इस्तेमाल किया था। सैचुरेटेड लिक्विड बोले तो क्या मतलब हो गया? x इक्वल टू 0 हो गया मेरे भाई। तो दो प्रॉपर्टी आपके पास में आ गई, सैचुरेटेड लिक्विड यानी कि x इक्वल टू 0 और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फट से आपने मेरे को बता दिया एंथैल्पी जो है वो 0 होगा, राइट? अब मैं बोलता हूं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड सैचुरेटेड वेपर का एंथैल्पी बताओ। क्या दो प्रॉपर्टी आपके पास में है? नहीं है। कैसे नहीं है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक प्रॉपर्टी हुआ, सैचुरेटेड वेपर बोल दिया, यानी कि x इक्वल टू 1 आपको दे गया। जब तक दो प्रॉपर्टी नहीं होगी तब तक ये किसी काम का नहीं है, और दो प्रॉपर्टी है तो सारे काम करेगा। क्लियर है? अब मैं बोला x इक्वल टू 1 तो आप फट से निकाल दिया, लेकिन अगर x 0.5 होगा तो x 0.5 होगा तो मैं फट से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूं। क्या हो जाएगा? h इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स टाइम एच एफ जी। एच एफ जी क्या होता है? अगर मान लो कहीं भी गेट में नहीं दिया होता तो इट इज एच जी माइनस एच एफ। एच एफ जी इज इक्वल टू एच जी माइनस एच एफ। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और x इक्वल टू 0.5 दो प्रॉपर्टी आ गई मेरे पास में। x इक्वल टू 0, सॉरी, t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0.5, राइट? तो आप क्या करोगे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग आपको HF मिल जाएगा। कितना है HF? 0। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग HF हो गया 0। x कितना दिया है? 0.5 और HFG दैट इज इक्वल टू HG माइनस HF। हाँ हाँ, फॉर्मूला है HG माइनस HF। यहां पे तो आपको जो स्टीम टेबल यूज करते हो तो डायरेक्टली HFG दिया रहता है, गेट में आपको नहीं मिलेगा, वहां पे आपको HG और HF ही दिया रहेगा, HFG आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो HFG क्या होगा? HG माइनस HF। तो 2.5 माइनस 0 2.5 आ गया, राइट? तो ये प्लस 2.5 जो भी था, 2.5 चलो जो भी है अपन
लिख लेना आप जो वैल्यू है। बात समझ में आई? राइट। तो x इक्वल टू 0 से लेके 1 तक ये टेबल आपके काम आएगी, ये टेबल आपके काम आएगी। राइट। अगर यानी कि ये टेबल जो है वो 1 से 2 तक के लिए यूज में आएगी, और 2 से अगर ऊपर हो जाता है तो फिर उसके लिए सुपर हीटेड स्टीम की टेबल होती है, सुपर हीटेड स्टीम की टेबल होती है। आप लोग थोड़ा रिसर्च करेंगे, मतलब रिसर्च क्या करना है, अब सुपर हीटेड स्टीम की टेबल जो होती है वो अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए दी होती है। एक एग्जांपल दे देता हूं, एक एग्जांपल मैं आपको लिख लेता हूं। सैचुरेटेड स्टीम में क्या हुआ, सारी प्रॉपर्टी आपको एक ही टेबल में मिल जा रही है, लेकिन सुपर हीटेड में ऐसा नहीं होता। दोस्तों अगर x इक्वल टू 0 से 1 रहता है तो एक ही टेबल पे आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल जाता है, स्पेसिफिक एंथैल्पी मिल जाती है, स्पेसिफिक एंट्रोपी मिल जाती है। करेक्ट है। लेकिन अगर सुपर हीटेड होगा तो क्या होगा, अगर सुपर हीटेड होगा तो प्रेशर और टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होगा या इंडिपेंडेंट? तो सुपर हीटेड अगर होगा तो प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर होना चाहिए। राइट। अब क्या करोगे, अब यहां पे देखो ये जो टेबल है उसमें सिर्फ स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल रहा है, ऐसी ही टेबल आपको स्पेसिफिक एंट्रोपी के लिए मिलेगी, ऐसी ही टेबल आपको स्पेसिफिक एंथैल्पी के लिए मिलेगी। अब यहां पे मेरे को दो चीजें चाहिए फाइंड आउट करने के लिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या चीज, प्रेशर और टेम्परेचर। अब मान लो मैं देख लेता हूं कि मेरा प्रेशर है 0.2, तो ये 0.2 आ गया, और टेम्परेचर है 150। क्योंकि सुपर हीटेड रीजन में प्रेशर और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, तो टेम्परेचर को 0.2 भी हो सकता है और प्रेशर 0.2 भी हो सकता है, और टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंगली इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकता है। तो अगर प्रेशर है 0.2 और टेम्परेचर है 150, तो इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा 97.63 मीटर क्यूब पर केजी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? देखो मेन चीज ये है कि थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे स्टीम टेबल की, बाकी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो तो वहां पे आपको स्टीम टेबल दिया नहीं होता, तो वो वैल्यू आपको डायरेक्टली बुक में लिखी हुई मिल जाती है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस आपने करनी है। ये मत सोचना कि स्टीम टेबल, क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो कुछ चीजें आपको सीखने को एडिशनल मिल जाती हैं। राइट। तो क्वेश्चन आपको स्टीम टेबल से सॉल्व करने हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? फाइंड द स्टेट ऑफ वाटर at first 10 bar 50 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकेंड 2800, हाँ 4 बार नोट कर लिया इसको। अच्छा यहां पे एक चीज अपन और देख लेते हैं। मेरे पास रिलेशन था, क्या लिखा था अपन, के लिए थे, एक मिनट, के इक्वल टू के एफ प्लस एक्स टाइम के एफ जी। के क्या 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 था यहां पे,
दैट कुड बी स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी, राइट। ये चार चीजें यहां पे आ सकती हैं। अब बच्चे अगर मान लो के की वैल्यू लेस देन के एफ है, लेकिन के की वैल्यू लेस देन के एफ है, यानी कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो वी एफ से कम है, तो स्टेट क्या होगा? इधर एंट्रोपी वाले डायग्राम पे देख लेते हैं। अगर एस इज लेस देन एस एफ है, हाँ ये इधर देखो, एस अगर लेस देन एस एफ है, एस की जगह पे आप क्या क्या चीज पुट कर सकते हो? यू, हाँ यू रख सकते हो, एच रख सकते हो और वी रख सकते हो। एस का अपन एग्जांपल ले लेते हैं। एस अगर लेस देन एस एफ है तो क्या स्टेट मिलेगा मेरे को? देख यहां ये है सैचुरेटेड लिक्विड, इसका एंट्रोपी ये मेरे को मिला एस एफ, ये मेरे को मिला एस जी। इज इट क्लियर? अगर एंट्रोपी एस एफ से कम है तो स्टेट क्या मिलेगा मेरे को? सबकूल्ड। अगर एस जी से ज्यादा है तो सुपरहीटेड वेपर मिलेगा, और अगर एस एफ और एस जी के बीच में है तो वेट स्टीम होगा। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी। तो यहां से आसानी से अपन स्टेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये बताना है कि ये सबकूल्ड है, वेट स्टीम है या सैचुरेटेड स्टीम है। फटाफट सॉल्व करो सारे क्वेश्चन। बन गया पहला, कैसे मालूम चला? टेन बार की करस्पॉन्डिंग आप क्या देखोगे? टीएस देखोगे, ठीक है। और मेरा टेम्परेचर जो है वो 10 बार में टीएस के करस्पॉन्डिंग कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? सबकूल्ड लिक्विड। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? ये हो गया सबकूल्ड। सेकंड, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? आ रहा है सुपर हीट, कैसे मालूम किया? एच जी निकाला, एच जी से ज्यादा आया तो ये हो गया सुपर हीटेड। थर्ड, गलत, राइट, यही चेक करना था। ये सुपर हीटेड है और ये सबकूल्ड है। सिंपल सा है। 140 के करस्पॉन्डिंग आप देखो, 140 के करस्पॉन्डिंग प्रेशर, सैचुरेशन प्रेशर का है 3.6। ठीक है बेटा। अब यदि आप प्रेशर कम कर रहे हो तो वो लिक्विड स्टेट में जाएगा या वेपर स्टेट में? अगर आप प्रेशर कम कर रहे हो, अगर आप प्रेशर कम कर रहे हो तो क्या होगा? तो वो वेपर स्टेट में जाएगा या लिक्विड स्टेट में जाएगा? वेपर स्टेट में जाएगा। तो 3 बार पे क्या मिलेगा मेरे को? सुपर हीटेड वेपर। एम आई क्लियर? और 4 बार पे क्या मिलेगा मेरे को? सबकूल्ड। वेट स्टीम के लिए प्रेशर 3.6 बार रहेगा। वेट स्टीम तभी मिलेगा जब 3.6 बार होगा, उससे कम या ज्यादा होगा तो सुपर हीटेड वेपर या सबकूल्ड लिक्विड मिलेगा। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी। तो अभी जो अपन डिस्कस किए हैं, क्या ये क्लियर है? फोर्थ वाला, 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तो बराबर रख, प्रेशर रख 3.6, राइट। अब 140 और 3.6 होगा तो स्टेट क्या होगा? तो सैचुरेटेड वेपर से लेके सैचुरेटेड लिक्विड तक का स्टेट तेरे को मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, करेक्ट है। अब अगर प्रेशर को बढ़ाएगा,
प्रेशर को बढ़ाएगा तो स्टेट क्या होगा? हाँ, प्रेशर को बढ़ाएगा, सिंपल सी बात है यार, अगर तो किसी चीज को प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है तो वेपर जो है वो लिक्विड स्टेट में जाएगा, सिंपल सा अपना सेंस है ना। तो यहाँ पे 3.6 पे ये वेपर स्टेट पे है, यानी कि लिक्विड प्लस वेपर स्टेट पे है। यदि मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इज दैट क्लियर? तो अभी जो डिस्कस किया है क्या वो क्लियर है? यस नो? बिल्कुल बता सकते हैं, मैं क्यों बता सकता हूँ, तुम बता सकते हो, तुम बता सकते हो। इधर देखो, क्या कोशिश करोगे सब मिलेगा आंसर। यहाँ पे क्या दिया था आपको? ये 3.6 बार की लाइन है। ये टेम्परेचर क्या होगा? ये टेम्परेचर होगा 140 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। अब आपको प्रेशर क्या बोल रहा है? 3 बार और 4 बार। 3 बार की लाइन कहां से जाएगी? इसके नीचे से। ये 3 बार की लाइन हुई, राइट। 3 बार 140 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या मिला? ये 3 बार की लाइन है ना, 3 बार 140 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या स्टेट मिल रहा है मेरे को? राइट। 4 बार की लाइन कहां जाएगी? इसके ऊपर से जाएगी। ये आई 4 बार की लाइन, 4 बार, और क्या दिया था? 4 बार और 140 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पे आया, क्या मिला? सब कूल्ड लिक्विड। इज दैट क्लियर? अभी जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? कोई डाउट? क्या समझे आज की क्लास में? स्टीम टेबल यूज क्यों करते हैं? प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए, और कोई काम नहीं है। कल की क्लास में हमने देखा था आइडियल गैस के लिए मेरे पास फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले से मैं सारी प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन अगर आइडियल गैस नहीं है तो मेरे को प्रॉपर्टी टेबल की जरूरत पड़ती है। तो जो काम आइडियल गैस इक्वेशंस करती हैं वही काम स्टीम टेबल भी करता है। किसी भी सिस्टम के स्टेट को जानने के लिए मेरे पास 2 इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो स्टीम टेबल को भी यूज करने के लिए आपके पास 2 इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर वेपर डोम के बाहर है तो प्रेशर और टेम्परेचर 2 प्रॉपर्टी हो सकती है, हाँ, और अगर वेपर डोम के अंदर है तो ड्राइनेज सेक्शन की मेरे को जरूरत पड़ेगी। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए ठीक है, कल क्लास नहीं है आपकी, नेक्स्ट क्लास जो है वो मंडे को रहेगी। और चैप्टर नंबर कौन सा बताया था मैं आपको? चैप्टर नंबर 9 पीके नाग का जो है उसको आप रीड मारेंगे ना, जहाँ नहीं समझ में आता है उसको अंडरलाइन कर लेंगे। याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस रीडिंग करिए, जितना दिमाग में बैठता है उतना सफिशिएंट है। 2 बार 3 बार रीडिंग करेंगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। याद करने की कोई जरूरत किसी भी टॉपिक को नहीं है, राइट। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं डिस्कस।